हाँ जी बच्चों, क्लास स्टार्ट करें। ये बताएंगे आपको आवाज आ रही है और स्क्रीन नजर आ रही है। ओके। चलो जी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे। अभी तक जो पढ़ रही है उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कोई बात ना समझ आई हो। तो जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी। रेंट चार्जेबल टू टैक्स।
अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिडक्शंस पढ़नी है। डिडक्शंस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो इनकम टैक्सेबल होती है उसमें से डिडक्शंस कौन कौन सी माइनस करने की इजाज़त है। अब डिडक्शंस का क्या मतलब होता है, देखें। हमने कहा था इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर में कि भाई आपकी जितनी भी ग्रॉस सैलरी इनकम है वो सारी की सारी टैक्सेबल है। ठीक है, नो डिडक्शंस अलाउड, नो डिडक्शंस अलाउड। इसका मतलब ये है कि जब आप इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में सैलरी इनकम ऐड करते हैं तो उसमें से किसी भी किस्म के एक्सपेंस माइनस करने की इजाज़त आपको नहीं दी जाती। लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपकी जो प्रॉपर्टी इनकम है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी इनकम है उसको हम कहते हैं रेंट चार्जेबल टू टैक्स। रेंट चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है। रेंट चार्जेबल टू टैक्स का मतलब ये है कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि बिल्डिंग या लैंड से जो आपको रेंट आ रहा है वो ऐड कर लें। आपके पास कोई फॉरफिटेड डिपॉजिट है वो ऐड कर लें। नॉन एडजस्टेबल एडवांस या सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो अमाउंट आपने ऐड करनी है वो ऐड कर लें। ये तीनों इनकम को ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी इनकम है। इसमें से आपने माइनस करने हैं, क्या करने हैं जी, माइनस करने हैं एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं डिडक्शंस। ठीक है भाई, ये जो एक्सपेंसेस माइनस करने हैं वो उसको हम कहते हैं कि भाई ये डिडक्शंस है आपकी। तो अभी हमने ये समझना है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में डिडक्शन कौन कौन सी माइनस करने की इजाजत है। क्लियर है जी? ठीक है, ये आज का हमारा एजेंडा है। सैलरी के चैप्टर में से तो कोई डिडक्शन या एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत ही नहीं है। जितनी ग्रॉस सैलरी है वो सारी टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से आप एक्सपेंसेस माइनस करते हैं रेंट चार्जेबल टू टैक्स में से। ठीक है, अच्छा, उसमें सबसे पहला आपका जो एक्सपेंस है, सबसे पहला जो एक्सपेंस आपका है वो है भाई रिपेयर अलाउंस। क्या कहते हैं हम इसको? रिपेयर अलाउंस। रिपेयर अलाउंस इसको कहते हैं। रिपेयर अलाउंस का क्या मतलब है? रिपेयर अलाउंस का मतलब ये है कि आपने जो प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे दी है, प्रॉपर्टी जो आपने अपनी रेंट पे दी है उसका आप को रिपेयर करानी पड़ती है, या वक्त के साथ उसकी वैल्यू कम होती है, या उसके उसमें कोई मेंटेनेंस के काम निकल आते हैं, वो आपको कराने पड़ते हैं। तो आपका खर्चा होता है, उसके ऊपर एक्सपेंस होता है। अच्छा, अब इसमें क्या सीन है कि ये जो रिपेयर्स अलाउंस है ना, इसके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक फिक्स कर दिया गया एक्सपेंस की अमाउंट जो आपने माइनस करनी है। ठीक है, क्या कर दिया गया? फिक्स। फिक्स कर दिया गया उसका क्राइटेरिया। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, फर्ज करें कि भाई उसका जितना भी रेंट चार्जेबल टू टैक्स बन रहा है, आप उसके अगेंस्ट जितनी आपकी एक्चुअल रिपेयर का एक्सपेंस है वो नहीं आप माइनस करेंगे। एक्चुअल रिपेयर का एक्सपेंस जो है उसको हम माइनस नहीं करेंगे। हमें उन्होंने एक फिक्स अमाउंट बताई है। उसे कैसे हमने कैलकुलेट करना है कि भाई ये जो आपका रेंट चार्जेबल टू टैक्स है ना, ये वाली अमाउंट, ठीक है, ये जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स है इसका, ये जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स है इसका 20%, ठीक है, कितने परसेंट? 20% अमाउंट आपने माइनस कर देनी है डिडक्शन रिपेयर अलाउंस के नाम पे। कितने परसेंट? 20% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में उन्होंने इसको इस तरह से भी बोला है कि भाई आपकी
1/5, 1/5, 1/5 ऑफ व्हाट, ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। तो दोनों सूरतों में एक ही चीज बनती है, इस अमाउंट का 20% ले लें या 1/5 ले लें। तो आपने क्या करना है जी, उसको यहाँ से माइनस कर देना है। ठीक हो गया। जी जी, ये फिक्स होगा। जितनी भी आपकी ये वाली अमाउंट बनती है, ये वाली जितनी भी अमाउंट बनती है रेंट चार्जेबल टू टैक्स, उसका 20% आपने यहाँ से माइनस कर देना है। अब फर्ज करें कि भाई आपका रेंट चार्जेबल टू टैक्स 1 लाख है। ठीक है, फर्ज करें। तो आपका ये 20% कितना बनेगा इसका? 20,000 बनेगा। ऐसे ही है ना? कितना बनेगा? 20% बनेगा। अब ये जो 20% है, एक्चुअल में आपका रिपेयर एक्सपेंस बेशक 20,000 से ज्यादा हुआ हो या कम हुआ हो या हुआ ही ना हो, आपने इसमें से बस 20,000 माइनस कर देना। ठीक है, 20%। अच्छा जी, ये तो था हमारा पहला एक्सपेंस जो आपने माइनस करना है। उसके बाद दूसरा, एनी प्रीमियम पेड और पेबल बाय द पर्सन इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज और डिडक्शन। समटाइम्स क्या होता है जी, आपने जो बिल्डिंग रेंट पे दी होती है ना, उसकी आप इंश्योरेंस करा लेते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस कराने का जितना प्रीमियम आपने पूरे साल का पे किया है या पे करना है, पे कर दिया है या फिर ड्यू हो गया हुआ है, वो आपने पे कर देना है। वो अपने यहाँ से माइनस कर देना है। ठीक है, पेब और पेबल, पेड और पेबल, यानी कि अक्रूवल बेसिस पे आप इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है भाई, वो आपने माइनस कर देना है, दूसरा एक्सपेंस हो गया। अच्छा जी, तीसरी डिडक्शन जो आपके पास आ जाती है, वो होती है कोई आपके लोकल टैक्सेस। फॉर एग्जांपल, कोई लोकल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस का मतलब ये है कि भाई आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है, फर्ज करें। ठीक है, लोकल टैक्सेस। लोकल टैक्सेस मतलब कि आपने फर्ज करें कि कोई म्यूनिसिपल कमेटी वालों को कोई टैक्स दिया है, कोई आपने फर्ज करें अगर लाहौर है तो एलडीए में कोई टैक्स दिया है, अगर इस्लामाबाद है तो वहाँ जो है वहाँ की जो प्रॉपर्टी या घरों को या सोसाइटीज को मैनेज करने का जो अदारा है, उनको कोई टैक्स दिया है। ठीक है, इसी तरह से कराची में भी केडीए है शायद, उनको आपने टैक्स दिया है। तो ये जो लोकल टैक्सेस आप पे करेंगे वो भी आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं। अब लोकल टैक्सेस में आपने एक चीज नोट करनी है कि प्रॉपर्टी इनकम में से जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का टैक्स है, वो नहीं यहाँ से माइनस करना है, क्योंकि उसकी तो कैलकुलेशन करने के लिए सारी चीजें हम सीख रहे हैं। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अलावा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अलावा जो भी लोकल टैक्सेस है, वो कोई प्रॉपर्टी टैक्स है, कोई किसी जो है वो म्यूनिसिपल का कोई टैक्स लगा हुआ है, कोई एलडीए ने लगा दिया है, कोई केडीए ने लगा दिया है, वो सारे के सारे आपने यहाँ से माइनस कर लेने हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने कोई ग्राउंड रेंट पे किया है, ग्राउंड रेंट क्या होता है जी? ग्राउंड रेंट क्या होता है? फर्ज करें कि आपने, आपका एक दोस्त है, उसके बाद उसके पास लैंड है। क्या है जी? लैंड है, उसके पास लैंड है। अच्छा, ये जो लैंड है, इसके ऊपर बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ लैंड है। आपने अपने दोस्त को कहा कि भाई मैं इसके ऊपर बिल्डिंग बना लेता हूँ। ठीक है, तो फिर एक काम करेंगे कि इस बिल्डिंग को हम रेंट पे दे देंगे। तो आप ये देखें कि ये जो इतनी है ना आपके पास,
ये आपके पास बिल्डिंग है, ठीक है, और ये आपके पास लैंड है। सही हो गया। तो आपने ये कंस्ट्रक्शन कर दी, लेकिन लैंड तो आपकी नहीं थी, लैंड तो किसी की थी। आपने उसको कहा कि भाई ये जो मैंने बिल्डिंग ऊपर बनाई है, इसमें से जो भी रेंट आएगा उसका 30% मैं आपको शेयर दे दिया करूंगा। ये जो 30% आपने पे करना है उसको आप कहते हैं ये ग्राउंड रेंट है। ठीक है, ग्राउंड रेंट है। इसी तरीके से कई दफा क्या होता है, आप गवर्नमेंट की जमीन ले लेते हो, गवर्नमेंट की जमीन लेके ऊपर बिल्डिंग बना के उसको रेंट पे दे दिया, वहां से जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आई है वो आपकी इनकम है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स है। लेकिन जो गवर्नमेंट को आप रेंट दे रहे हो उस जमीन का, वो है आपका ग्राउंड रेंट। समझाई बात की? तो इसको ग्राउंड रेंट के नाम पे आपने यहाँ से माइनस कर देना। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि फर्ज करें कि आपने जो भी प्रॉपर्टी यानी कि बिल्डिंग आपने रेंट पे दी है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है बिल्डिंग आपने रेंट पे दी है, आपने उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए किसी से कोई लोन ले लिया, ठीक है, किसी भी किसी से भी वो लोन ले लिया, फॉर एग्जांपल बैंक से ले लिया, ठीक है, या आपने अ, उस लोन को जब लिया आपने बैंक से ले लिया, या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन होती है उनसे ले लिया, या किसी से भी आपने वो जो लोन ले लिया उससे आपने बिल्डिंग बनाई, और उस बिल्डिंग से जो आपको रेंट आ रहा है वो आपका रेंट चार्जेबल टू टैक्स है। लेकिन आपने जिस बंदे से लोन लिया है, जिस पर्सन से लोन लिया है, जाहिर सी बात है आप उसको इंटरेस्ट भी पे करेंगे, ठीक है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि इस बिल्डिंग से जो आपको ये इनकम आ रही है जिसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, आपने क्या करना है कि आपने अगर इस रेंट का शेयर किसी के साथ शेयर किसी को दे रहे हैं, या आप किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, दोनों सूरतों में। अगर आपने किसी इस्लामिक बैंक से लिया है लोन, तो वो इंटरेस्ट की बात तो नहीं करेंगे, वो आपसे कहेंगे कि भाई हम रेंट का शेयर ले रहे हैं आपसे। तो ठीक है, अगर किसी कन्वेंशनल बैंक से ले लिया है, तो वो आपसे कहेगा कि भाई मैं आपसे इंटरेस्ट ले रहा हूँ। तो बात एक ही है। आपने क्या करना है, इन दोनों को यहाँ से माइनस करना है फॉर द ईयर। फॉर द ईयर जो इंटरेस्ट की अमाउंट है या जो रेंट की शेयर है वो आपने यहाँ से माइनस कर देनी। फिर समटाइम्स क्या होता है कि बिल्डिंग की वैल्यू में जो एप्रिसिएशन आती है यानी कि जो इंक्रीज आता है, उसमें भी जो है जिस बंदे ने आपको लोन दिया होता है या जिस अदारे ने लोन दिया होता है, समटाइम्स इस तरह से एग्रीमेंट हो जाता है कि इस बिल्डिंग का की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उसमें से वो अपना शेयर लेगा, क्योंकि लोन उसने दिया हुआ है, तो वो भी आपने यहाँ से माइनस कर देना है। ठीक है। तो बात करने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई लोन लेके कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं या प्रॉफिट का शेयर या फिर कोई आप रेंट का शेयर या बिल्डिंग की वैल्यू की एप्रिसिएशन का शेयर जो दे रहे हैं, जिस भी नाम से आप उसको बुलाते हैं, वो आपने यहाँ से माइनस कर देना। ठीक है। नहीं भाई, ये ग्राउंड रेंट आप रिसीव नहीं कर रहे, ग्राउंड रेंट आप दे रहे हैं भाई, आपकी इनकम यहाँ आ गई है, ठीक है। ये ग्राउंड रेंट कौन सा है, जो आप पे कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लैंड आपकी नहीं थी, लैंड किसकी थी, किसकी थी जी लैंड, लैंड तो किसी और की थी, गवर्नमेंट की थी या आपके किसी दोस्त की थी, ठीक है। तो बिल्डिंग आपने बना ली, लेकिन जिसने भी आपको ये लैंड दी है वो आपसे कहेगा कि भाई इसका मुझे रेंट दो। तो हम तो आपकी इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपकी इनकम तो ये है बिल्डिंग से जो रेंट आना है, लेकिन ग्राउंड रेंट वो है जो आपने इस लैंड का रेंट किसी को देना है, गवर्नमेंट को देना है या किसी और जिसकी भी लैंड है उसको देना है, ठीक है। उसको आप ग्राउंड रेंट कह देते हो। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है, समटाइम्स आप जिस बिल्डिंग से आपको रेंट आ रहा है या इनकम आ रही है उसका कोई कोर्ट केस होता है ना, कई दफा कोई कोर्ट केस हो गया जिसमें आप उस प्रॉपर्टी का
टाइटल का कोई मसला बन गया, ठीक है, किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया कि भाई ये तो बिल्डिंग हमारी है, लेकिन है आपकी, आपको रेंट भी आ रहा है, तो आपने उसके लिए कोई वकील हायर कर लिया, कोई आपने जो है लीगल चार्जेस पे किए, जो भी वो केस चल रहा है, तो उसके जो एक्सपेंसेस फॉर द ईयर होंगे, उस टैक्स ईयर के जो एक्सपेंसेस होंगे कोर्ट केस या फिर लीगल चार्जेस के जो टैक्सेस हैं, और जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ से माइनस कर लेते हैं। क्लियर है भाई? बात समझ आई? ठीक है जी, कोर्ट केस लीगल चार्जेस वो माइनस कर लिया आपने। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? अनपेड रेंट। अनपेड रेंट क्या होता है जी? अनपेड रेंट माइनस करना। अनपेड रेंट क्या होता है? चले, अनपेड रेंट में आपको लहजा से समझाता हूँ ये क्या होता है। अनपेड रेंट क्या होता है कि आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे दी, ठीक है, आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे दी, लेकिन वो जो टेनेंट था या जो किराएदार था, उसने आपको रेंट पे नहीं किया, ठीक है, आपको रेंट पे नहीं किया। अच्छा, एक चीज मैं आपको जरा बता दूं, देखें, ये जो इनकम फ्रॉम सैलरी थी ना, ये हमने कहा था कि चार्जेबल ऑन रिसीट बेसिस, पढ़ा था ना। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हमने क्या पढ़ा है? चार्जेबल टू टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस का मतलब ये है कि फॉर द टैक्स ईयर जितना भी रेंट है वो आपने ऐड कर देना है रेंट चार्जेबल टू टैक्स में। वो आपको रेंट की अमाउंट मिली है या नहीं मिली, या अगले सालों की या अगले पीरियड की भी एडवांस में मिल गई है, वो आपने उस चीज को कंसिडर नहीं करना है। पूरे टैक्स ईयर का जितना रेंट बनता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो मिला है या ज्यादा मिल गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना एक्चुअल में बनता था पूरे साल का, वो आपने यहाँ ऐड कर देना है। तो इसको हम कहते हैं कि भाई ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल है, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें कि आपने कोई रेंट अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल कर दिया, ठीक है, लेकिन आपको अगला साल आ गया और आपको रेंट नहीं मिला, इसको हम कहते हैं कि ये क्या हो गया? रेंट अनपेड हो गया। यानी कि ऐसा रेंट जिसके ऊपर आप टैक्स दे चुके हैं गवर्नमेंट को, लेकिन वो आपको रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, रिसीव नहीं हो सका, तो उसको हम कहते हैं अनपेड रेंट। वो अनपेड रेंट आप यहाँ से माइनस कर देते हैं। लेकिन अनपेड रेंट को माइनस करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं।
जो आपने पूरी करनी। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि भाई आपने जब ये बिल्डिंग या जो प्रॉपर्टी जिस जहाँ से रेंट आपको आ रहा था, वो आपने जब रेंट पे दी थी तो उस वक्त आपकी नीयत ऐसी थी, आपकी इंटेंशन ऐसी थी कि भाई आपको रेंट मिलेगा। ठीक है, यानी कि बोनाफाइडी एग्रीमेंट था। सही है। ऐसा नहीं था कि शुरू से ही आपने इरादा ये बनाया हुआ था कि भाई रेंट मिलना ही नहीं। तो उस वक्त आपका इरादा ये था कि हमने रेंट लेना ही लेना है। वो तो बाद में वो जो टेनेंट है या जो किराएदार है उसने नहीं दिया, या वो भाग गया या डिफॉल्ट कर गया, वो जो भी वजह बनी। नहीं नहीं बेटा, रेंट रिसीव ना हो तो वो हम अगले साल अनपेड रेंट में लेके जा रहे हैं ना, रिफंड क्यों होगा? रिफंड नहीं होगा, वो हमने अनपेड रेंट में डाल दिए जाके। उसकी कंडीशन ही तो पढ़ रहे हैं हम। ठीक है जी। पहली कंडीशन क्या है कि आपने वो अपनी गुड फेथ में एग्रीमेंट किया था। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपने वो प्रॉपर्टी खाली करा ली है उस टेनेंट से जिसने डिफॉल्ट की है, जिसकी वजह से आप अनपेड रेंट डाल रहे हैं। आपने वो प्रॉपर्टी खाली करा ली है, वेकेट करा ली है, या एटलीस्ट आपने वो प्रॉपर्टी वेकेट कराने का प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है। प्रोसेस इनिशिएट करने का मतलब यह है कि भाई आपने उसको नोटिस वोटिस दे दिया है, आपने उसे कहा कि भाई आप ये प्रॉपर्टी खाली कर दें क्योंकि आप रेंट नहीं पे कर सके। ठीक है। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन यह है कि जिस टेनेंट ने या जिस किराएदार ने डिफॉल्ट किया है, जिसकी वजह से आप ये अनपेड रेंट माइनस कर रहे हैं यहाँ से, उसको आपने अपनी कोई और प्रॉपर्टी भी नहीं रेंट पे दी हुई। ठीक है। ये एक तीसरी कंडीशन है। ठीक है। एक चौथी कंडीशन ये है कि अगर जरूरी है तो आपने ये अनपेड रेंट रिकवर कराने के लिए कोई कोर्ट केस भी उसके ऊपर कर दिया है। अब जरूरी है का क्या मतलब है? फर्ज करें कि आपने किसी से 50,000 रुपये रेंट लेना है और वो 50,000 रुपये है, रिकवर नहीं हुआ, वो अनपेड रेंट है। आपको लग रहा है कि मैं अगर कोर्ट केस करूंगा तो ये मुझे 50,000 मिल जाएगा, तो आप ये कोर्ट केस कर दें। ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई वकीलों की फीस ही 2 लाख रुपए हो जाएगी, तो फिर आप मुझे बताएं कोई समझदार बंदा कोर्ट केस करेगा? वो तो कोर्ट केस नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो चौथी कंडीशन है ना, अदालत में कार्रवाई या कोर्ट केस, ये जो है ये जरूरी नहीं है कि आप फुलफिल करें। वो इसलिए नहीं है जरूरी क्योंकि भाई अगर तो वो वायबल ही नहीं है, उसका फायदा ही नहीं है कोर्ट केस करने का, तो फिर कोई क्यों करेगा कोर्ट केस?
अच्छा जी। क्यों जी? अनपेड रेंट की बात समझ आ गई है? ठीक है। क्यों जी, कंफर्म करें अगर आपको आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा जी। मैंने कहा है कि आपने अनपेड रेंट जो माइनस किया है उसका सिनेरियो सुन लें। फर्ज करें कि भाई पहला साल है, जब आपने रेंट अभी रिसीव नहीं हुआ था तो आपने उसके ऊपर टैक्स दे दिया। ठीक है।
पहले साल आपने इनकम में ऐड कर दिया, नहीं मिला अनपेड रेंट बन गया, आपने माइनस कर दिया यहाँ से। उसके बाद जिस भी साल में आपको दोबारा मिल गया तो वो आपने फिर से यहाँ इनकम में ऐड कर देना है रिकवर्ड के नाम पे। ठीक है, रेंट रिकवर्ड। ठीक है जी। अच्छा जी, चले, एक कॉन्सेप्ट आपने और जरा समझना है गौर से। जैसे कि देखें, ये मैंने लिखा है ना, ये इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल, कि आपने पे नहीं भी किया लेकिन उस साल से रिलेट करता है, तो आप माइनस कर दें। लोकल टैक्सेस पेएबल है, माइनस कर दें। ग्राउंड रेंट भी पेएबल भी माइनस हो सकता है। इंटरेस्ट भी। इसी तरीके से जो एक्सपेंसेस अक्रूवल बेसिस पे अलाउड है, जो एक्सपेंसेस अक्रूवल बेसिस पर अलाउड है, तो उनके लिए ज़रा आप समझ लें। फर्ज करें कि expenses allowed as deduction on accrual expenses allowed as deduction on accrual basis। ठीक है भाई, देखें, ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये आपका फर्स्ट ईयर है। आपको एक्सपेंस अलाउ कर दिया गया, अलाउड एज डिडक्शन। अलाउड एज डिडक्शन का मतलब ये है कि आपको इजाजत दे दी गई कि भाई आप इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि आपने अगले 3 साल तक इस एक्सपेंस की पेमेंट करनी है, लाजमी। यानी कि आपको 3 साल तक का आपके पास टाइम है कि आप ये जो एक्सपेंस है इसकी पेमेंट कर दें। ठीक है, 3 साल तक। लेकिन अगर आपने इन 3 सालों में एक्सपेंस की पेमेंट ना की, तो चौथे साल में, फोर्थ ईयर में क्या किया जाएगा, ये दोबारा आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, इनकम में ऐड कर दिया जाएगा।
सही है। फर्स्ट ईयर रिडक्शन मिल गया आपका। उसके बाद 3 साल तक आपने पेमेंट करनी है। अगर पेमेंट कर देंगे तो स्टोरी खत्म हो जाएगी। अगर नहीं पेमेंट करेंगे तो 3 साल गुजरने के बाद चौथे साल यानी कि इन टोटल 5वें साल आपने दोबारा वो इनकम में ऐड कर देना है वही एक्सपेंस। फिर उसके बाद आप छठे साल, 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर, जब भी कभी आप पे कर देंगे, ठीक है, जब भी कभी आप उसकी पेमेंट कर देंगे, तो जिस साल में आप पेमेंट करेंगे उस साल में आपने इनकम में से दोबारा माइनस कर देना है। पहले साल आपने माइनस कर दिया एक्सपेंस के तौर पर, अभी पेएबल था, तो आपके लिए जरूरी है कि 3 सालों में पेमेंट करें। अगर नहीं करेंगे उसके बाद अगले साल वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। जब इनकम में ऐड कर दिया जाएगा तो उसके बाद आप जब भी कभी उसकी पेमेंट करेंगे जिस भी साल में, तो दोबारा आपको पेमेंट की बेसिस पे वो डिडक्शन मिल जाएगी। सही हो गया जी। ये बात क्लियर है। ठीक है जी। नहीं भाई, डिडक्शंस आपकी सारी खत्म हो गई हैं। ठीक है, नॉन एडजस्टेबल एडवांस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। नहीं भाई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का चैप्टर आपका खत्म। ठीक है भाई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का चैप्टर आपका खत्म। कल हमने अगला चैप्टर पढ़ना है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपने घर से करने हैं, ये जो है ना, ये वाली एक्सरसाइज है आपको नजर आ रही है। ठीक है भाई, ये वाली जो एक्सरसाइज है और ये जो एंड पे क्वेश्चन आ रहा है ना, ये आपने, आपका होमवर्क है, ये लाजमी आपने करना है। अगर नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी चीज़ों की। अगर करेंगे और उसमें कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे से पूछ लेंगे आप। ठीक हो गया भाई। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक एक्सपेंस रह गया है जो मैंने आपको बताना है। उसको हम कहते हैं रेंट कलेक्शन। रेंट कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। अब ये क्या होता है भाई? ये इस तरह से इसको कहते हैं कि भाई फर्ज करें, रेंट कलेक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। रेंट कलेक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। ठीक है भाई, रेंट कलेक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, इसकी आपने वर्किंग करनी है। ठीक है, ये देखें, वर्किंग करनी है। वर्किंग कैसे करनी है भाई, तो मैं आपको बता देता हूँ।
अभी बताता हूँ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, अभी जरा ये वर्किंग समझ लें। रेंट कलेक्शन चार्जेस। सबसे पहले तो ये समझें कि ये रेंट कलेक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते क्या हैं। फर्ज करेंगे भाई आपने ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है, रेंट पे दी है। फर्ज करेंगे कोई 10 फ्लोर हैं उसके, और आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है। आपको पता है कि भाई इस तरह की बिल्डिंग को की एडमिनिस्ट्रेशन करना भी एक प्रॉपर काम है। ठीक है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना भी प्रॉपर एक काम। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि भाई इस तरह की बिल्डिंग जो आपने रेंट पे दी है, उसको पूरा जो है ना वो एडमिन करना भी एक पूरा काम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बंदे रखने पड़ते हैं। ठीक है, और कोई एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं जो कि ये सारा काम करते हैं, रेंट कलेक्ट करते हैं सारे किराएदारों से, या फिर अगर कोई टेनेंट चला जाता है तो उसकी जगह पे नया किराएदार ढूंढना। तो ये सारा एक जो है वो काम है। फिर उसके बाद जो है बिल्डिंग की सफाई और ये सारी चीज़ें मेंटेन करना, वो पूरा एक जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट, जिसमें एक दो तीन बंदे रखे जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि भाई कितना स्टाफ चाहिए या कितना बड़ा आपकी वो बिल्डिंग है। तो इस तरह के जो खर्चे हैं आपके, उनको हम कहते हैं रेंट कलेक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। इनके लिए जो आपको डिडक्शन होती है ना अलाउड, वो होती है लोअर ऑफ। दो आपने अमाउंट्स कैलकुलेट करनी है, उन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी वो आपको डिडक्शन के तौर पर दे दी जाती है। यानी कि एक्चुअल आपका जो एक्सपेंस है रेंट कलेक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आपने कैलकुलेट करना है। और दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि भाई 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स, 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, इन दोनों में से जो लोअर है, फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि भाई जो आपका एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है जी, लेट्स सपोज वो हुआ है 20,000। ठीक है भाई, क्या हुआ है? 20,000, ये एक अमाउंट होगी। और उसके बाद 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स कितना होगा? फर्ज करें आपका रेंट चार्जेबल टू टैक्स है
1 लाख रुपए। ठीक है, तो 4% उसका कितना होगा भाई? ठीक है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स अगर 1 लाख रुपए है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स का क्या मतलब है? ये वाली अमाउंट, ये वाली अमाउंट। ठीक है, तो हमने ज्यूम किया हुआ है 100,000, तो इसका 4% कितना होगा? 4,000। तो आपने इन दोनों में से क्या करना है? लोअर, ये आपका लोअर अमाउंट है। सही है भाई। तो आपने क्या करना है, ये जो लोअर अमाउंट है ना, इसको आपने यहाँ से माइनस कर देना है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है भाई। ये वो आपने यहाँ से माइनस कर देना। ये है आपका रेंट चार्जेबल टू टैक्स। वर्किंग करेंगे लोअर ऑफ एक्चुअल और 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। तो आप ये देखें कि अपने रेंट चार्जेबल टू टैक्स में से आप ये सारी अमाउंट्स जब माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास इसमें से आप ये सारी अमाउंट्स जब माइनस कर देंगे, ठीक है भाई, सारी अमाउंट्स आपने लें जी, आपने इस तरह आ गई, इसको आप बी समझ लें। ठीक है भाई, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको आप ए समझ लें। ठीक है जी, इसको आप बी समझ लें। तो ये जो आपकी टैक्सेबल रेंट है ना, टैक्सेबल रेंट, टैक्सेबल रेंट कितना बनेगा? टैक्सेबल रेंट कितना बनेगा? टैक्सेबल रेंट बनेगा आपका ए माइनस बी। ठीक है, वो अमाउंट आपकी यहाँ आ जाएगी। ठीक हो गया जी? क्यों भी बात समझ आ गई आपका? ठीक है जी, क्यों जी बात समझ आ गई? अच्छा, इसको फिर आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में ले जाएंगे। टैक्सेबल रेंट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है जी, क्लियर है जनाब बात? नेक्स्ट चैप्टर बेटा हम लोग पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पढ़ेंगे? सही है जी, चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, फिर बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, वो सर अकबर कह रहे थे कि मैं पढ़ाना है, मैं उनसे पूछ लूंगा। अगर उन्होंने ना पढ़ाना हुआ तो मैं पढ़ा दूंगा, अगर उन्होंने पढ़ाना हुआ फिर भी आप कहेंगे तो मैं फिर भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कहते हैं तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन शुरू कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। एक दो क्लासेस में वो भी खत्म करके तो फिर बिजनेस इनकम शुरू कर लेंगे। भले, कोई बात नहीं, कल डिसाइड कर लेंगे। अभी आप जो है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को ज़रा अच्छे तरीके से समझें। ठीक है भाई, जो दो क्वेश्चन मैंने बताए वो आपने
तैयार करने हैं और नोट कर खुद पेपर पे लिखने हैं। ओके जी, ओके। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।